ऑफलाइन में हम लोग बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करेंगे, डोंट वरी। और मुझे स्टोरी सुनाना एक्चुअल में बहुत अच्छा लगता है, बट जस्ट कि क्या कर सकते हैं ना, देयर आर सम लिमिटेशंस नाउ। ओके, तो चलो। अरे आज बहुत सारे लोग आ गए, ऐसे कैसे? लास्ट दो लेक्चर में तो इतने स्टूडेंट्स नहीं थे। प्लीज ऐसे बीच में से आते हो तो पहले के लेक्चर रिवाइज करके आना। तुम लोग बीच में से बैठने आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लास्ट लेक्चर में अगर कुछ पढ़ा हुआ तुम लोगों को पता नहीं होगा तो डिफिकल्टी हो सकती है। ओके, चलो। अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक करंट तक देख लिया था, करेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक करंट में मैंने तुम लोगों को जस्ट थोड़ा सा एक क्वेश्चन देके छोड़ दिया था, बट हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देख ली थी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, नहीं तो फिर भूल गए रहेंगे, तो वो वैसा नहीं होना चाहिए। ऑफलाइन लेक्चर्स अभी देखते हैं, होपफुली जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। बाय द वे, फिर लेक्चर लेट स्टार्ट हो गया, जो पहले से स्टूडेंट्स थे, सॉरी। हम लोगों का इंटरेक्टिव सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव हो गया। ओके, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने तुम लोगों को अभी तक क्या क्या पढ़ाया है, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है व्हाट इज लैम्डा, ठीक है? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज वेव नंबर, एंड व्हाट इज वेलोसिटी, ठीक है? ये सारी चीजें। अब वेलोसिटी को ही हम लोग बोलेंगे टी, टी इज स्पीड ऑफ लाइट। अब इनके बीच का हम लोगों ने कोरिलेशन देखा था। कोरिलेशन क्या क्या था? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, ये फर्स्ट कोरिलेशन था। वेव नंबर इज नथिंग बट 1/लैम्डा। इन सब के यूनिट्स में तुम लोगों को अभी नहीं बताऊंगा, पहले ही हम लोगों ने देख लिए। अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने देखा था, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, याद है ना? दूसरा फॉर्मूला था E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, एंड तीसरा फॉर्मूला था E इज इक्वल्स टू एच सी न्यू बार। ये तीन फॉर्मूलाज हम लोगों ने देखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूलाज। अब ये फॉर्मूलाज कौन से चीज के लिए एप्लीकेबल है? एनर्जी ऑफ व्हाट? एनर्जी ऑफ वन फोटोन। याद रखो, ये जो मैंने तुम लोगों को फॉर्मूलाज लिख के दिए थे, वो सिर्फ और सिर्फ एक फोटोन के एनर्जी को दिखाएंगे। अगर मेरे पास एन नंबर ऑफ फोटॉन्स है, तो एन नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए मुझे एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एनर्जी की वैल्यू को। एक फोटोन की एनर्जी अगर एच न्यू, तो एन फोटॉन्स की एनर्जी एन एच न्यू। तो सेम वे यहाँ पे एन एच सी बाय लैम्बडा हो जाएगा, एंड सेम वे यहाँ पे एन एच सी न्यू बार हो जाएगा, ठीक है? तो दिस इज फॉर एनर्जी ऑफ एन नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है? अब हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब याद रखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके अंदर क्या होता है? जब हम लोग किसी मेटल के ऊपर लाइट ऐड करते हैं, तो मेटल का क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके अंदर होता क्या है? हम लोग किसी एक मेटल के ऊपर जब लाइट ऐड करेंगे, तो उसमें से क्या रिलीज होता है? मैसेज करो जरा। तो इन करेक्ट आंसर है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब तुम लोग किसी एक मेटल के ऊपर लाइट ऐड करते हो, तो उसमें से रिलीज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? अब यहाँ पे तुम लोग कुछ भी ऐड कर सकते हो। लास्ट टाइम मैंने एमीटर लगाया था, अब मैं बल्ब लगा रहा हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, एमीटर भी तुम लोगों को बताएगा करंट पास हो रहा है। बल्ब अगर जल उठा तो तुम लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे करंट पास हो रहा है, ठीक है? तो जब तुम लोग किसी एक मेटल के ऊपर लाइट पास करते हो, जब तुम लोग किसी एक मेटल के ऊपर लाइट पास कर रहे हो, तो लाइट पास करने की वजह से इसमें से रिलीज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या रिलीज होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। एंड इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होने की वजह से इसमें से पास होता है करंट, ठीक है? एंड करंट जब पास होगा, तो ये बल्ब क्या हो जाएगा? ये बल्ब ग्लो कर उठेगा, ठीक है? तो जैसे ही बल्ब ग्लो हुआ, तुम लोगों को पता चलेगा इसमें से पास हो रहा है फोटो करंट। क्या पास हो रहा है? फोटो करंट, ठीक है? अब मुझे बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये लाइट का कौन सा नेचर बताता है? पार्टिकल नेचर या वेव नेचर? इलेक्ट्रॉन्स जब किसी एक एटम में से इजेक्ट होते हैं, तो वो क्या बता रहे हैं? यहाँ पे क्या हो रहा है? किसी एक एटम में से जब तुम लोग इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करते हो, तो वो क्या हो रहा है? ओके, निहारिका करेक्ट आंसर है आपका, कोमल करेक्ट आंसर है। तो याद रखो, हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए तुम लोग यूज कर रहे हो लाइट। क्या यूज कर रहे हो? लाइट। अब मैंने तुम लोगों को कल ही बताया था, वेव्स जो रहती है वो एक डिस्टर्बेंस रहती है स्पेस में। वो क्या रहता है? डिस्टर्बेंस।
तो वेव की वजह से चीजें ऐसे ऊपर नीचे हो सकती है, वेव के साथ चीजें ऐसे ऊपर नीचे हो सकती है, बट चीजें कभी मूव नहीं हो पाएंगी। याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेव्स की वजह से चीजें ऊपर नीचे हो सकती है बट कभी मूव नहीं हो पाएंगी। और यहाँ पे जब तुम लोग लाइट ऐड कर रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से इजेक्ट हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कब होगा? जब लाइट विल बिहेव एज अ पार्टिकल, व्हेन लाइट विल बिहेव एज अ पार्टिकल, ये मैंने तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में ही बताया था। तो याद रखो, इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट बिहेव्स, जस्ट अ मिनट, आई एम गेटिंग अ कॉल। ओके, सॉरी गाइस। तो यहाँ पे तुम लोगों को दिखता है कौन सा नेचर? तो पार्टिकल नेचर। ये एक याद रखना, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने तुम लोगों को क्या बताया था? तो देखो, यहाँ पे तीन चीजें। इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मतलब क्या कर रहा हूं मैं? इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूं मतलब क्या कर रहा हूं? तो इस एटम का कर रहा हूं आयनाइजेशन, ठीक है। याद रखो, इस एटम का मैं क्या कर रहा हूं? आयनाइजेशन। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, इसे मैंने बोला था फाई। क्या बोला था? फाई। याद है, ये ग्रीक अल्फाबेट फाई, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन of that metal, work function of that metal, ठीक है। and similarly energy of photon, energy of photon, इसे मैंने बोला था ईपी। अब मेरे पास तीन केसेस हैं, चलो देख लेते हैं। मैं तुम लोगों को जस्ट रिवीजन करा रहा हूं। तो वर्क फंक्शन और ईपी में अगर ईपी की वैल्यू वर्क फंक्शन से कम है, मुझे बताओ यहाँ पे तुम लोगों को फोटो करंट दिखेगा या नहीं दिखेगा? यहाँ पे तुम लोगों को फोटो करंट दिखेगा या नहीं दिखेगा? तो करेक्ट बोल रहे हो डेविड, करेक्ट बोल रहे हो तुहिन। नो फोटो करंट, क्योंकि तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन ही नहीं दिखने वाले। निहारिका करेक्ट है, स्नेहा करेक्ट है। यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए तुम लोगों को 5 पाई की एनर्जी चाहिए, एंड तुम लोगों के फोटोन के पास ईपी की एनर्जी है, और ईपी की वैल्यू अगर 5 से कम होगी तो फोटो करंट जनरेट ही नहीं होगा। करेक्ट बोला, ठीक है। अब अगर ईपी की वैल्यू इज इक्वल्स टू 5 है, मुझे बताओ फोटो करंट दिखेगा या नहीं दिखेगा? तो अब यहाँ पे डेविड करेक्ट है, फोटो करंट इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। फोटो करंट इज जनरेटेड लिख दो, इज जनरेटेड दिखेगा, करेक्ट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जस्ट आयनाइजेशन हो जाएगा, मतलब तुम लोगों को करंट दिखने वाला है, क्योंकि जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हम लोगों को देनी थी उतनी एनर्जी हम लोग दे पा रहे हैं। अब मुझे बताओ, जब एनर्जी ऑफ फोटोन
इज ग्रेटर देन 5 तो क्या होगा? एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन 5 तो क्या होगा? यप, यहाँ पे करेक्ट बोल रहे हो राजदीप, तुम लोगों को फोटो करंट तो दिखेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन विल गेन इलेक्ट्रॉन विल गेन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, करंट एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों दिखेंगे। सिया करेक्ट आंसर था, कोमल करेक्ट था, नेहा करेक्ट आंसर है। ओके, आकाश करेक्ट था आंसर। तो यहाँ पे तुम लोगों को काइनेटिक एनर्जी भी दिखेगी और फोटो करंट भी दिखेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट तुम लोगों को याद रखना है। अब हम लोग देखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ओके, तुहिन आपका डाउट नहीं समझ में आ रहा है मुझे। व्हेन जीरो विल बी द इलेक्ट्रॉन रिच, अच्छा व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, यस इट विल रीच द इलेक्ट्रोड, बिकॉज देखो यहाँ पे इसके ऊपर रहेगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे रहेगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट जैसे ही होंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी, फिर भी ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट तो होने ही वाले हैं। ठीक है, तो ये दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ पहुंचेंगे। इनकी काइनेटिक एनर्जी जब जीरो भी होगी, तभी भी ये दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ पहुंचेंगे। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? तो थ्रेशोल्ड मतलब रहता है लिमिट। थ्रेशोल्ड का मीनिंग क्या रहता है? लिमिट। तो लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लिमिट ऑफ वेवलेंथ। पहले मुझे दो पॉइंट्स बताओ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी एंड वेवलेंथ? फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। बताओ। तो एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी रहती है, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा है। ठीक है, एंड एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी रहती है, ये भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा है। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो हम लोग पहले देखने वाले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू जीरो। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय न्यू जीरो। अब मुझे बताओ, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुम लोगों के फोटोन में एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी लगेगी, विच विल बी इक्वल टू 5। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ लो। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुम लोगों को एक स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायर्ड है, एंड वो स्पेसिफिक एनर्जी कितनी रहेगी? तो वो स्पेसिफिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड जो है वो विच इज नथिंग बट 5। अब मुझे बताओ, कोई भी फ्रीक्वेंसी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाएगी क्या? कोई भी फ्रीक्वेंसी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाएगी क्या? कोई भी फ्रीक्वेंसी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाएगी क्या? तो मैं तुम लोगों को दो फ्रीक्वेंसीज बता रहा हूँ, एक ये वेव है, ठीक है, और ये एक वेव है। ओके, एंड चाहिए तो और एक वेव ऐड कर देते हैं। मुझे बताओ, वेव नंबर 1, 2 एंड 3 विच वन हैज हाईएस्ट एनर्जी? जरा फास्ट आंसर दो। वेव नंबर 1, 2 एंड 3 विच वन हैज हाईएस्ट एनर्जी? करेक्ट, थर्ड वाले थर्ड। में सबसे ज्यादा एनर्जी है। करेक्ट बोल रहे हो तुहिन, प्राची, निहारिका, सिया, कोमल। ओके, तो थर्ड वाले में सबसे ज्यादा एनर्जी है, थर्ड वाले में सबसे ज्यादा एनर्जी है, एंड फर्स्ट वाले में लोवेस्ट एनर्जी है, फर्स्ट वाले में लोवेस्ट एनर्जी है। लोवेस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी। ओके, इतना तुम लोगों को समझ में आता है। अब मुझे बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं दिस इज माय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हाउ? तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है। तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा एनर्जी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा एनर्जी। तो यहाँ पे चाहिए तो लिख देना, यहाँ पे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है एंड यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मैं बोल रहा हूँ दिस इज माई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज माई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर मुझे आयनाइजेशन करना है, मुझे फोटो करंट प्रोड्यूस करना है,
तो मुझे इतनी फ्रीक्वेंसी देनी ही पड़ेगी। अगर मुझे फोटो करंट प्रोड्यूस करना है तो मुझे मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी देनी ही पड़ेगी। तो इससे कम फ्रीक्वेंसी में यूज कर पाऊंगा क्या? देखो यहाँ पे कम फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो इससे कम फ्रीक्वेंसी में नंबर वन यूज कर पाऊंगा क्या? अगर ये मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो बिल्कुल नहीं यूज कर पाऊंगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। बट मुझे बताओ, फोटो करंट प्रोड्यूस करने के लिए मैं नंबर थ्री यूज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? अगर सेकेंड फ्रीक्वेंसी इज माई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो फोटो करंट प्रोड्यूस करने के लिए मैं नंबर थ्री यूज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? करेक्ट बोल रहे हो तुहिन और कोमल, मैं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी है। तो थ्रेशोल्ड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी चलेगी, बट थ्रेशोल्ड से कम फ्रीक्वेंसी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन तुम लोग क्या बोलोगे? इट इज द मिनिमम और मैक्सिमम। तो इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। देखो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इससे कम वाली फ्रीक्वेंसी नहीं चलेगी। तो इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी required to produce photo current. It is the minimum frequency। मुझे तुम लोगों को ये मिनिमम वर्ड पढ़ाना था। देखो इससे कम वाली फ्रीक्वेंसी अगर तुम लोग यूज करोगे फोटो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, बट इससे ज्यादा वाली अगर तुम लोग फ्रीक्वेंसी यूज करोगे एनर्जी बढ़ जाएगी, तो फोटो करंट भी बढ़ेगा। बढ़ेगा इन द सेंस फोटो करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो तुम लोग मिनिमम फ्रीक्वेंसी से मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी यूज कर पाओगे, लोअर यूज नहीं कर पाओगे। ये मिनिमम वर्ड लोगों को बहुत सताता है, इसलिए मैंने तुम लोगों को नीचे वाले डायग्राम बना के दिखाई थी। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद सेकंड आएगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सेकंड क्या आएगी? थ्रेशोल्ड। सो इट इज द मिनिमम और इक्वल टू, करेक्ट बोल रहे हो कोमल। अब देखो वेवलेंथ के केस में मुझे बताओ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम वेवलेंथ है विच इज रिक्वायर्ड, या मिनिमम वेवलेंथ है? ये जो वेवलेंथ है, ये इतनी वेवलेंथ, ये मैक्सिमम वेवलेंथ है या मिनिमम वेवलेंथ है? क्या लगता है? इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। तो इन करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। बाकी के लोग? अथर्व? नहीं। देखो वापस एक बार, कोमल करेक्ट आंसर है। देखो ये वेवलेंथ जो है, ठीक है, इससे अगर मैं बड़ी वेवलेंथ यूज कर रहा हूं, देखो इससे अगर मैं और ज्यादा बड़ी वेवलेंथ यूज कर रहा हूं, तो मुझे, निहारी का करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस, तो मुझे फोटो करंट नहीं मिलेगा। याद रखो, फर्स्ट वाले से फोटो करंट नहीं मिलेगा, थर्ड वाले से फोटो करंट मिलेगा। तो अगर इस वेवलेंथ से और बड़ी वेवलेंथ में यूज कर रहा हूं तो मुझे फोटो करंट नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी। बट उसी बदले अगर मैं और छोटी वेवलेंथ, ये दिख रहा है ये छोटी वेवलेंथ है, तो इस वेवलेंथ से मैं छोटी वेवलेंथ यूज कर पाऊंगा, बट बड़ी वेवलेंथ यूज नहीं कर पाऊंगा। मतलब दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ विच वी कैन यूज। ठीक है, तो इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, इट इज द मैक्सिमम wavelength, it is the maximum wavelength required to generate photo current। ओके, तो फाई, फाई के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फाई के लिए एनर्जी की इक्वेशन हो जाएगी एच न्यू जीरो, वेर न्यू जीरो इज व्हाट, एंड दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? एच सी बाय लैम्बडा जीरो। टी, फाई इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर जनरेशन ऑफ फोटो करंट। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला रहता है एच न्यू। अब यहाँ पे मैंने न्यू जीरो लिख दिया क्योंकि इट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर लेना न्यू जीरो क्या रहता है। तो न्यू जीरो इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड लैम्बडा जीरो क्या होता है? तो इट इज नथिंग बट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन दे दूं। क्वेश्चन,
find the threshold frequency and threshold wavelength of a metal of a metal having work function of वर्क फंक्शन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, वर्क फंक्शन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तुम लोगों को फॉर्मूला क्या दिया है, फाई इज इक्वल्स टू एच न्यू जीरो, ठीक है, या फिर फाई इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा जीरो। ये यूज करोगे क्या फॉर्मूला तुम लोग यहाँ पे, बताओ किसको ये फॉर्मूला यूज करना है कि कोई और फॉर्मूला यूज करोगे, बताओ बताओ, ये फॉर्मूला यूज करोगे या नहीं करोगे? तुम लोग रिवाइज करके आए हो, मतलब मेरे एटलीस्ट मेरे खुद के लेक्चर्स। दूसरा वाला, तो दूसरा वाला कौन सा फॉर्मूला? वेरी नाइस तुहिन। तो हम लोग ये फॉर्मूला कभी यूज नहीं करेंगे, ये एच सी बाय लैम्बडा जीरो बहुत बड़ा हो जाएगा बाबा, ये कभी यूज मत करना है। तुम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, पाई इज इक्वल्स टू 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोगों को लैम्बडा की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, फाई पहले से देके रखा है। ये कब यूज करोगे, जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्वेश्चन पूछा होगा। तो लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम क्या मिलेगा, 12,000 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि फाई यहाँ पे आ जाएगा, तो फाई की वैल्यू 4 दे दी है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो तुम लोगों का आंसर क्या आएगा, 3100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, सिर्फ तुम लोगों को ये फॉर्मूला अप्लाई करने आना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला तुम लोगों को आ गया, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा डाला। ठीक है, तो ये कर दो, सिर्फ इतना आ गया तो सफिशिएंट है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अब तुम लोगों को लैम्बडा मिल गया है, लैम्बडा के बाद तुम लोग फ्रीक्वेंसी, तो बच्चों का खेल है, सी बाय लैम्बडा। ठीक है, तो सी बाय लैम्बडा तो 3 × 10⁸। अब भूलना मत, दिस इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड है, तो नीचे तुम लोगों को मीटर में आंसर लिखना पड़ेगा। तो 3100 × 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये ऊपर चला जाएगा। तो पहले इसको हम लोग लिख देते 3 डिवाइडेड बाई 3 × 10⁻⁻7 चलेगा ना। 3100 को मैंने 3000 कर दिया, इंटू 10⁸ तो ये 3 कैंसिल आउट हो गया। तुम लोगों का आंसर क्या आएगा, 1 इंटू ये 10⁻⁻7 ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻15। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या रहता है, हर्ट्स। देखो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम ऐसे टाइप के नहीं नहीं बोल के 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, सिर्फ वहां पे एनर्जी की इक्वेशन थी, E इज इक्वल्स टू 12400 अपॉन लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम व्हेन यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अभी वेव फंक्शन, सॉरी वेव फंक्शन बोल रहा हूँ, वर्क फंक्शन भी ये एक एनर्जी का ही यूनिट है। तो वर्क फंक्शन अगर एनर्जी का यूनिट है तो तुम लोग सेम फॉर्मूला यूज करोगे। फॉलो कर रहे हो या नहीं? यस सर। ओके, तो तुम लोगों को हर एक क्वेश्चन का आंसर मैक्स टू मैक्स एक लाइन में ही निकालना है। ठीक है, दूसरी लाइन कब यूज करोगे, जब एक से ज्यादा चीजें पूछी रहेंगी, नहीं तो यूज करने की जरूरत नहीं है। चलो लिख दो, ये कंप्लीट करो। अब मैंने तुम लोगों को आयनाइजेशन के टाइम पे ही काइनेटिक एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, तो अभी हम लोग स्पेसिफिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए काइनेटिक एनर्जी का कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सर तो बोलो। सर मेटल की वेवलेंथ जो आपने मेंशन की है हाँ, in the question, that actually means that when we are passing electricity through a metal, वो like the wave, right? Or what does it mean? हम लोग सी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेटल के ऊपर करंट पास करते हैं, सॉरी करंट बोल रहा हूँ, मेटल के ऊपर फोटॉन्स पास करते हैं। फोटॉन्स पास करने की वजह से मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एंड ये इलेक्ट्रॉन फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल पास नहीं कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं। तुम लोगों ने सोलर सेल्स पढ़े, सोलर सेल में क्या होता है, सूरज की किरणें आती है एंड फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो उसमें भी हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल ही यूज करते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है।
तो आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिलने का रीजन यही था कि आइंस्टाइन ने लिटरली सोलर एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, ये हम लोगों को बताया था थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वैसे तो सर तो वो क्वेश्चन में जो मेटल की वेवलेंथ है, व्हाट डज दैट मीन इज डाउन? मेटल की वेवलेंथ नहीं रहती, तो मेटल की थ्रेशोल्ड आगे। फ्रीक्वेंसी, मतलब मेटल में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए हम लोगों को मिनिमम कितनी वेवलेंथ ऐड करनी पड़ेगी। ओके। हाँ, बिकॉज ओके सर। सनलाइट में पूरा विबग्योर रहता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज और अलग अलग वेवलेंथ रहती है, तो हम लोग हर एक यूज नहीं करेंगे, हम लोग उसमें से कोई स्पेसिफिक रहेगी वो ज्यादा यूज करेंगे, उसमें हम लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा वैसे। ओके। ओके अब सर, थैंक यू। जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो करंट, काइनेटिक एनर्जी क्यों रहती है, जब काइनेटिक एनर्जी कौन से केस में प्रोड्यूस होती है, मुझे बताओ कौन से केस में प्रोड्यूस होगी, जब फोटोन की एनर्जी वेव फंक्शन से ज्यादा होगी या कम होगी, तो फोटोन की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। अब अगर एनर्जी ऑफ फोटोन वेव फंक्शन से बहुत ज्यादा है, वेव फंक्शन में बार बार बोल रहा हूँ सॉरी, वर्क फंक्शन से बहुत ज्यादा है, तो होता क्या है, ये प्रोटॉन था, ठीक है, एंड ये एक इलेक्ट्रॉन था, अभी मैं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं कुछ, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, अब इसके ऊपर तुम लोगों ने एक फोटोन इजेक्ट किया, अब तुम लोगों को पता है कि यहाँ पे लाइट का कौन सा नेचर काम में आने वाला है, तो पार्टिकल, तो मैंने पार्टिकल में दिखाया, लाइट स्ट्रेट वे में पार्टिकल नेचर में आ रही है, ठीक है, इसके पास कुछ फ्रीक्वेंसी एंड ऑल रहने वाली है, बट अभी हम लोगों को उससे मतलब नहीं है, हम लोगों को पार्टिकल नेचर में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, बट मेरे फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन के आयनाइजेशन एनर्जी से बहुत ज्यादा है, तो ये सिर्फ बाहर निकलेगा या ये विद सम काइनेटिक एनर्जी बाहर निकलेगा। with some काइनेटिक key. एनर्जी। परफेक्ट। तो देखो, पहले तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इंटरेक्शन था उससे ब्रेक करने के लिए मुझे फाई एनर्जी लग रही है, वर्क फंक्शन की एनर्जी लग रही है, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इंटरेक्शन था उसे ब्रेक करने के लिए मुझे वर्क फंक्शन की एनर्जी लग रही है पहले से, ठीक है, एंड उसके बाद जो बची हुई एनर्जी थी वो इलेक्ट्रॉन लेके चला गया इन इट्स काइनेटिक एनर्जी फॉर्म। तो एनर्जी ऑफ फोटोन पाई और काइनेटिक एनर्जी, इसमें कौन सा रिलेशनशिप आएगा, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट और रॉन्ग देखो। यस सर। ठीक है, तो फोटोन की एनर्जी जो थी, थोड़ी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में काम आई और थोड़ी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में काम आई, ठीक है। तो अब इसी इक्वेशन को यूज करके मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन कराया है, अभी आज वापस एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हाँ, बाय द वे, अब मुझे बताओ एनर्जी ऑफ फोटोन, अगर मुझे एच न्यू के फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, तो ये सिर्फ हो जाएगा एच न्यू विच इज इक्वल्स टू फाई, फाई की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एच न्यू जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये कुछ नया नहीं है ना, हम लोगों ने सिर्फ एनर्जी की टर्म्स यूज कर दी, ठीक है, एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट्स इट, ठीक है। तो फोटोन में जितनी एनर्जी थी, थोड़ी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करने में, मतलब न्यूक्लियस से तोड़ने में निकल गई, एंड बाकी की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चली गई, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं इसी इक्वेशन के ऊपर, क्वेश्चन, अ मेटल हैज वर्क फंक्शन of 1.5 electron volt. Find the kinetic energy gained by metal when, sorry metal बोल रहा हूँ, gained by photoelectron, gained by photoelectron when photon of photon of 620 nanometer is added is added ऑन मेटल, ठीक है। एडेड ये एक बहुत गलत वर्ड है, यहाँ पे मुझे करेक्ट टर्मिनोलॉजी याद नहीं आ रही है, सॉरी, बट ठीक है, तुम लोगों को आइडिया आ गई होगी। तो तुम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, तुम लोगों को सबसे पहले इस वेवलेंथ की एनर्जी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। उसके बाद तुम लोगों को वर्क फंक्शन पहले से देके रखा है, फाई पहले से देके रखा है, तुम लोगों को काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट मिल जाएगी, पहले एनर्जी ऑफ फोटोन फाइंड आउट करो। चलो, ये तुम लोगों को विद इन 2 मिनट्स आ जाना चाहिए, आंसर करो आंसर करो, 2 मिनट्स भी नहीं लगने चाहिए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को।
तुहिन वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है। तो तुम लोगों को पहले एनर्जी ऑफ फोटोन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे फाइंड आउट करोगे, 12400 डिवाइडेड बाय 620, एंगस्ट्रॉम में चाहिए तो 6200 हो जाएगा। नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना मत भूलना, ठीक है। तो ये हो गया तुम लोगों का आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आंसर आएगा, ये कैंसल ये कैंसल, तो तुम लोगों को आंसर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुम लोगों को काइनेटिक एनर्जी पूछी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन -5। तो एनर्जी ऑफ फोटोन थी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस वर्क फंक्शन था 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर आया 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय फोटोन इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे समझा कि कुछ प्रॉब्लम है? तुम लोगों को सिर्फ एनर्जी ऑफ फोटोन फाइंड आउट करना था कि कितना फोटोन की एनर्जी है, और उसमें से वर्क फंक्शन को माइनस करना है। तुम लोगों को अपने आप काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। एक ही स्टूडेंट यहाँ पे आंसर दे रहा है, बाकी के स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हो? प्लीज लास्ट टाइम के लेक्चर्स Yes, देखा sir. करो, बिकॉज एक ही देखो, तुम लोगों ने नोटिस किया होगा तो मैंने कोई नया फॉर्मूला पढ़ाया ही नहीं तुम लोगों को। सेम फॉर्मूला लास्ट लेक्चर से हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। अब और एक क्वेश्चन लेते हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन gains energy of 1.5 electron volt when photon of wavelength वेवलेंथ नहीं, तुम लोगों को बहुत वेवलेंथ के ऊपर क्वेश्चन दिया ना मैंने। तो फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 into 10⁵ hertz, 10⁵15 ना, 10⁵15 hertz is added on the metal. Find the work function of metal, ठीक है। पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने बोला था, अभी वर्क फंक्शन फाइंड आउट करना है। चेंज क्या है, मैं हमेशा तुम लोगों को लैम्बडा दे रहा था, अभी फ्रीक्वेंसी दे दी, करो। तो पहले तुम लोगों का काम क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो 1400 डिवाइडेड बाय लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम यूज करके, ठीक है। बट लैम्बडा अगर नहीं दिया है तो तुम लोग पहले लैम्बडा फाइंड आउट करो। फ्रीक्वेंसी से लैम्बडा कैसे फाइंड आउट करना है वो तुम लोगों को आता है, तो वो पहले फाइंड आउट करो। चलो, याद रखो इस फॉर्मूला को छोड़ के अगर कोई अलग फॉर्मूला तुम लोग यूज करने गए तो तुम लोग डेफिनेटली नहीं बोल सकता, बट 50% तो चांसेस है कि तुम लोग रॉन्ग जाओगे, ठीक है। तुम लोगों को 10 अलग अलग फॉर्मूला यूज करने नहीं सीखना है, तुम लोगों को एक ही फॉर्मूला 1000 बार यूज करने सीखना है, ठीक है। ये ब्रूसली का एक डायलॉग है, मुझे अभी वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट स्टिल 10⁵15 इज फ्रीक्वेंसी। नहीं कोमल, आपका आंसर रॉन्ग है वहां पे। वेरी नाइस सुएन, वेरी इम्प्रेस्ड। और आपने तो पूरा ये किया, अप्रोक्सीमेशन भी नहीं किया, आई गेस अप्रोक्सीमेशन करके भी तुम लोग आंसर निकाल सकते हो। तुम लोगों को एग्जैक्ट आंसर कभी सेंड करने की जरूरत नहीं रहती है। ओके, तो चलो, सबसे पहले तुम लोग प्लीज लैम्बडा फाइंड आउट कर दिया करो। तो सी बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लैम्बडा का मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा, तो लैम्बडा की वैल्यू हो जाएगी सी बाय फ्रीक्वेंसी। तो सी की वैल्यू रहती है 3 into 10⁸8, द होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 into 10⁵15। तो 10⁵15 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 3 into 10⁻⁻7 मीटर। ये मीटर में है, भूलना मत, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर दो एंगस्ट्रॉम में, तो इसको कन्वर्ट कैसे करोगे एंगस्ट्रॉम में, तो ये हो जाएगा 3000 into 10⁻10 मीटर, विच इज नथिंग बट 3000 एंगस्ट्रॉम। देखो यूनिट कन्वर्जन तुम लोगों के थोड़े फास्ट होने चाहिए। यस करेक्ट बोल रहे हो आकाश। अब यहाँ पे ये 3000 एंगस्ट्रॉम आना चाहिए तुम लोगों को फाइंड आउट करने। कैसे फाइंड आउट किया, तो सी अपॉन
फ्रीक्वेंसी इसी फॉर्मूला से फाइंड आउट किया, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन करने आना चाहिए, यूनिट कन्वर्जन तुम लोगों के थोड़े बहुत फास्ट हो जाने चाहिए। अब फाइनली तुम लोगों को क्या करना है, एनर्जी ऑफ फोटोन फाइंड आउट करना है। एनर्जी ऑफ फोटोन 12400 डिवाइडेड बाय 3000, तो ये गया ये गया ये गया ये गया। अब 30 से इसको डिवाइड करोगे तो तुम लोगों का आंसर आएगा 3.1 एंड समथिंग समथिंग, नहीं 3.1 नहीं सॉरी 4.133 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो आ रहे सबको। एंड फिर फाइनली तुम लोगों को वर्क फंक्शन फाइंड आउट करना था, तो ईपी इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब तुम लोगों को वर्क फंक्शन फाइंड आउट करने बोला है, तो वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू ईपी माइनस काइनेटिक एनर्जी। एंड ईपी की वैल्यू आ गई है 4.133 माइनस काइनेटिक एनर्जी मैंने दिया था 1.5, तो तुम लोगों को आंसर कितना आएगा, तो 2.633 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज द वर्क फंक्शन। देखो ये सेम चीजें हम लोगों ने लास्ट टाइम की थी, और लास्ट टाइम तुम लोग बहुत फास्ट आंसर दे रहे थे, क्योंकि तभी मैंने जस्ट रिसेंट में पढ़ाया था। अब मैं विदाउट पढ़ाए तुम लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, तो तुम लोगों की स्पीड थोड़ी कम हो गई है। इसका मतलब ये है कि तुम लोग लास्ट लेक्चर कभी भी रिवाइज करके नहीं आ रहे हो, तो प्लीज रिवाइज कर दिया करो, सो दैट तुम लोगों को ये चीजें अच्छे से यूज हो जाए, ठीक है, यूज टू हो जाए वापस। ओके चलो, तो हम लोगों को इतना ही पढ़ना है, ठीक है, और कुछ नहीं है। वर्क फंक्शन और वेव फंक्शन में क्या डिफरेंस है वो मैं तुम लोगों को ऑर्बिटल्स मतलब वेव नेचर, वेव मैकेनिक्स के टाइम पे बता दूंगा। अभी के लिए वर्क फंक्शन याद रखो। वर्क फंक्शन मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड वेव फंक्शन ये पूरा डिफरेंट है, हम लोग बाद में ही देख लेंगे। अब जरा जाते हैं इंटेंसिटी की तरफ। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, तो देखो मेरे पास एक बल्ब है, या फिर मेरे पास एक बैटरी है छोटी सी, जो कि 1 सेकेंड में सिर्फ एक ही फोटोन को रिलीज करती है। 1 सेकेंड में एक ही फोटोन को रिलीज कर रही है ना। ये मैं तुम लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक करंट में ही आगे कंटिन्यूएशन में बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक नया टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है। एंड मेरे पास एक दूसरी बैटरी है, जो 1 सेकेंड में 3 फोटोन रिलीज करती है। कितने फोटोन रिलीज कर रही है, 3 फोटोन, ठीक है। मुझे बताओ कहाँ पे तुम लोगों को ब्राइट लाइट दिखेगी, ज्यादा ब्राइटनेस कहाँ पे दिखेगी, फर्स्ट कंडीशन में या सेकंड कंडीशन में? तो करेक्ट बोल रहे हो, सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन हैज हायर फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, सॉरी, हायर इंटेंसिटी, एंड फर्स्ट कंडीशन हैज लोअर इंटेंसिटी, लोअर इंटेंसिटी। बट मैंने इनके फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ बोला क्या, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? तो बोथ हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड लैम्बडा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अच्छे से सुनना, दोनों की फ्रीक्वेंसी और लैम्बडा अगर सेम है, तो इन दोनों लाइट की एनर्जी सेम रहेगी या डिफरेंट रहेगी? दोनों की फ्रीक्वेंसी और लैम्बडा अगर सेम है, तो दोनों लाइट की एनर्जी सेम है या डिफरेंट है? बताओ। यस आकाश, करेक्ट बोल रहे हो, करेक्ट बोल रहे हो। याद रखना, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो दोनों की एनर्जी भी सेम है। मतलब मुझे बताओ, एनर्जी और इंटेंसिटी दे आर प्रोपोर्शनल और डू नॉट हैव एनी रिलेशनशिप, इन दोनों में कुछ रिलेशनशिप है क्या? No, sir. तो देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी एंड एनर्जी, याद रखना, ठीक है। इंटेंसिटी की तो डेफिनेशन क्या होती है, तो द नंबर ऑफ फोटॉन्स, द नंबर ऑफ फोटॉन्स रिलीज पर सेकेंड, ठीक है, इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये इतना सफिशिएंट हो जाएगा ना, बाकी मैं आगे का भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। बट 1 सेकेंड में जितने ज्यादा फोटॉन्स आएंगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी रहने वाली है। एनी प्रॉब्लम? No, sir. तो चलो, करेक्ट, परफेक्ट बोल रहे हो आकाश। अब अरे ये फोटॉन्स पर सेकेंड है, ये पी मतलब फोटोन है। ये पी स्टैंड फॉर, यहाँ पे ये तो लिख देना, मैंने ऐसे ही डायरेक्ट बोल दिया ना। तो पी स्टैंड फॉर फोटोन, ठीक है, एंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड। तो फर्स्ट लाइट 1 फोटोन पर सेकेंड रिलीज कर रही है,
एंड सेकेंड लाइट 3 फोटोन पर सेकेंड रिलीज कर रही है। ठीक है, तुम लोगों के पास वो बचपन में तुम लोगों ने टॉर्च भी यूज की रहेगी, उस मतलब मेरे टाइम पे आती थी ऐसी टॉर्च, जो हम लोग बटन और आगे बढ़ाते जाएंगे ना तो उसकी इंटेंसिटी और ब्राइट होते जाती थी। कभी देखा है तुम लोगों ने ऐसे टाइप की टॉर्च? तो उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहा था, एनर्जी नहीं बढ़ती, इंटेंसिटी बढ़ती है। ठीक है, तो ठीक है। अब लेजर लाइट नहीं रहे बल ये मतलब क्या इसे बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसको? मुझे अभी वो वर्ड याद नहीं आएगा, सॉरी। बट लेजर लाइट तो एकदम छोटी सी रहती है ना, तो ये ऐसे फ्लैश लाइट या इट स्टिल एग्जिस्ट, बट अभी आजकल मोबाइल में ही आ गई है तो कोई यूज नहीं करता। ओके, तो अब देखो, मुझे ये इंटेंसिटी बताने का रीजन, अब देखते हैं कौन करेक्ट आंसर दे पाएगा। तुम लोगों को 2 ग्राफ बताने हैं मुझे। याद रखो ये सेम सारी चीजें मैंने अभी इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जितना पार्ट पढ़ाया है ना, सेम टू सेम सारी चीजें तुम लोगों को फिजिक्स में भी पढ़ाई जाएगी। तो होपफुली तुम लोग तभी आंसर अच्छे खासे दे पाओगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, किसकी? फोटो इलेक्ट्रॉन की। मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहा हूँ। पहले मैं जीरो फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट तो नहीं करती, बट जीरो से मैं अगर स्टार्ट करूंगा तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे क्या? मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, बहुत कम होगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाएंगे क्या? No. फ्रीक्वेंसी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कम है तो बहुत कम थी तो ये इजेक्ट नहीं हो रहे। एक पॉइंट आएगा जहां पे हम लोग पहुंचेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के पास। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, बट उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे? No, sir. थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगी। ओके, अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कम होगी, या जीरो ही रहेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। ओके, तो याद रखो, तुम लोग अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो आफ्टर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्राफ था, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी। अब अज्यूम करते हैं कि मैंने जो फ्रीक्वेंसी यूज की है वो पहले से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के थोड़ी सी ऊपर है, मतलब इधर किधर तो थी। जो मैं लाइट की फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा हूं वो पहले से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी पहले से कुछ प्रेजेंट है। अब मैं लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहा हूँ। इंटेंसिटी बढ़ाने से मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कम होगी, या सेम रहेगी? Sorry, sir. Can you repeat? इंटेंस टू इन करेक्ट आंसर है लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से। ठीक है, लाइट की, निहारिका वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो बढ़ाते जा रहा हूँ। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कम होगी, या सेम रहेगी? आकाश करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। राजदीप गुड। कोमल करेक्ट है, वेरी नाइस। ओके, तो याद रखो इंटेंसिटी एंड एनर्जी, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं रहता। तुम लोग इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ाओ एनर्जी सेम रहती है, और अगर एनर्जी ही सेम रह गई तो काइनेटिक एनर्जी क्यों मिलेगी उसको? तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, और बहुत सारे बच्चों ने कांस्टेंट यही आंसर दिया है। तो आई गेस तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। इसमें किसी कुछ प्रॉब्लम? ओके, No, sir. अब एक लास्ट चीज जो तुम लोगों को फिजिक्स के सिलेबस में ही है, यहाँ पे केमिस्ट्री के सिलेबस में नहीं पूछा जाता, बट अगर तुम लोगों को इतने अच्छे से समझ में आ गया है तो होपफुली तुम लोग ये लास्ट वाला भी आंसर दे पाओगे। केमिस्ट्री में इसका पार्टीशन नहीं है, पार्टिसिपेशन। ठीक है, केमिस्ट्री में इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। फोटो करंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ फोटो करंट जनरेटेड, तो एंड इंटेंसिटी। मुझे बताओ फोटॉन्स अगर बढ़ेंगे, ऊपर के डायग्राम पे जाते हैं, फोटॉन्स अगर बढ़ेंगे, फोटॉन्स बढ़ रहे हैं मतलब क्या हो रहा है? किधर गई वो डायग्राम? हाँ, फोटॉन्स बढ़ रहे हैं मतलब क्या? तुम्हें ज्यादा लाइट ऐड कर रहा हूँ, करेक्ट। लाइट अगर मैं ज्यादा ऐड करूंगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, और इंटेंसिटी अगर बढ़ेगी तो मुझे बताओ फोटो करंट बढ़ेगा, कम? मैसेज करना, बढ़ेगा, कम होगा, या सेम रहेगा? वेरी नाइस टू इन। कोमल करेक्ट आंसर है, गुड। जब स्नेहा करेक्ट है।
तो इंटेंसिटी अगर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ेंगे तो निहारी का करेक्ट आंसर है फोटो करंट जो है वो बढ़ेगा। डेविड करेक्ट आंसर है, गुड। तो ऐसे टाइम पे फोटो करंट जो है वो बढ़ते जाएगा, याद रखो इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो करंट बढ़ता है। यस आकाश करेक्ट है, बिकॉज तुम लोग करंट बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ही बढ़ा रहे हो ना, तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो फोटो करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। ये फिजिक्स का पार्ट है, ये तुम लोगों को केमिस्ट्री में नहीं पूछेंगे, बट स्टिल तुम लोगों को इंटेंसिटी समझ में आई है कि नहीं वो चेक करने के लिए मैंने बता दिया, नथिंग एल्स। ओके, तो अब हम लोग नया कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो चलो ये इतना पार्ट, किसी का कुछ बाकी है लिखना? ओके, याद रखो सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला से होता है, और वो फॉर्मूला कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है तुम लोगों का एनर्जी। या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ओवर नाउ, अभी हम लोग नए कंसेप्ट के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। बाय द वे गाइस, तुम लोगों ने वीडियोस देख लिए है ना सारे के सारे, जो मैंने ग्रुप पे सेंड किए थे? होपफुली देखे रहेंगे, नहीं देखे तो वो देखते रहना, सो दैट मैं यहाँ पे थोड़ी स्पीड बढ़ा पाऊँ, ठीक है, उन वीडियोस को देखने के बाद तुम लोगों के साथ। अब वो फॉर्मूला तुम लोगों को इज इक्वल्स टू एच न्यू फॉलो करना है, नथिंग एल्स। एंड हाँ, इज इक्वल्स टू एच न्यू में भी तुम लोगों को क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला कभी अप्लाई नहीं करना है, ये सिर्फ नाम के लिए है। हम लोगों को फॉर्मूला यही अप्लाई करना है, ठीक है। हम लोगों को जितना हो सके उतना टाइम सेव करना है। तो टाइम सेव कब होगा? जब तुम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अगर ई इज इक्वल्स टू एच न्यू अप्लाई करने गए तो मर गए, समझ लेना। ओके, तो चलो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड के मॉडल में जो डिफेक्ट्स थे वो तुम लोगों को याद है ना? रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि जो प्रोटॉन है उसके बाजू में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, बट ये इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होते जाएगी। इसकी एनर्जी कम होते जाएगी तो ये ऐसे अंदर की तरफ कॉइल होते जाएगा। ये ऐसे अंदर की तरफ कॉइल होते जाएगा तो एक पॉइंट आएगा, एनर्जी कम होगी तो ये धीरे धीरे प्रोटॉन के अंदर नजदीक चला जाएगा, एंड चला जाने के बाद ये प्रोटॉन के अंदर जाके स्वाहा, ठीक है। तो हाँ। तो देखा जाए तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था ये वाला, ये हम्म। चकली वाला, हाँ। वो 100% रॉन्ग नहीं था। लाइक शेल नहीं बाय शेल एनर्जी तो लो होती ही है, नहीं सो नहीं नहीं नहीं, ही वाजंट 100% रदरफोर्ड रॉन्ग। ने शेल्स का कंसेप्ट दिया ही नहीं था। रदरफोर्ड ने क्या बोला, दैट अ इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट फ्रॉम द एज ऑफ प्रोटॉन, इट कैन बी प्रेजेंट फ्रॉम द एज ऑफ प्रोटॉन टिल द एज ऑफ एटम, मतलब ये इतने एरिया में किधर भी प्रेजेंट रह सकते हैं, विच वॉज रॉन्ग। रदरफोर्ड ने हम लोगों को कभी भी शेल्स का कंसेप्ट दिया ही नहीं था, ठीक है। तो ये यहाँ पे उनकी एक गलती थी, एंड अगेन वो धीरे धीरे अंदर कॉइल होते जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ मर्ज होके मर जाएगा। तो ये लिमिटेशन थी रदरफोर्ड के मॉडल की, जो ओके बोर्स सर। के एटॉमिक मॉडल में ओवरकम हुई, कैसे भी वो देखते हैं। तो देखो, बोर्स के एटॉमिक मॉडल में तुम लोगों को सबसे पहले तो पॉस्टुलेट्स याद रखने हैं, इन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे हम लोगों को, अजम्पशंस दिए थे, तो वो याद रखना, पॉस्टुलेट। ओके, तो एन एटम, ये लिखते जाओ डायरेक्ट फटाफट। एन एटम कंटेन्स टू पार्ट्स, वन इज न्यूक्लियर पार्ट, एंड न्यूक्लियर पार्ट में प्रेजेंट रहता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एंड सेकेंड इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एंड जिसमें प्रेजेंट रहता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। ये अभी बोर्स एटॉमिक मॉडल फ्रेश टॉपिक है, तुम लोग चाहिए तो नए पेज पे लिख सकते हो ये। अब सेकंड पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन के आजू बाजू में रिवॉल्व होता है, तो ये हम लोगों को पहले से पता ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस एंड एट स्पेसिफिक डिस्टेंस, एट स्पेसिफिक डिस्टेंस, and the path followed by
इलेक्ट्रॉन is called as ऑर्बिट और शेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब एक स्पेसिफिक डिस्टेंस में ट्रेवल करेगा तो उसे हम लोगों ने ऑर्बिट या फिर शेल नाम दे दिया, ठीक है। ये बोर्स ने किया था। अब याद रखना, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन एन एटम। एक एटम के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट रह सकते हैं थियोरेटिकली, एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, बट थियोरेटिकली देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। अब शेल्स को बोर्स ने नाम दिए। शेल्स को बोर्स ने क्या क्या नाम दिए पता है तुम लोगों को, याद है? KLMN. परफेक्ट। तो KLMN ये नाम देने का काम किया था बोर्स ने, ठीक है। तो शेल के नाम थे KLMN। अब मुझे बताओ, इसके आगे इनफाइनाइट शेल्स है तो n के आगे और रह सकते हैं कि नहीं हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। तो शेल्स कौन से थे? KLMNOPQ। इसके आगे ये कंटिन्यूएशन में हो सकते हैं, तो तुम लोग बोलोगे Z पे आके रुक जाएगा, तो उसके बाद तुम लोग Z1 Z2 Z3 Z4 ऐसे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। OMNOPQ, ठीक है। तो ये ऐसे आगे कंटिन्यू तक हो सकते हैं टिल इंफिनिटी। याद रखना, टिल इंफिनिटी, इट कैन गो टिल इंफिनिटी इन थियोरी, ओके। अब मुझे बताओ, मेन सीन क्या था रदरफोर्ड के इसमें, कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एनर्जी लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? धीरे धीरे एनर्जी लूज करेगा। तो ये कैसे ओवरकम हुआ? तो बोर्स ने पोस्टुलेट्स में एक नई चीज ऐड की, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी थियोरेटिकल चीज है, इसका कुछ प्रूफ नहीं था, बट ऐड की द एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ए से स्टार्ट ना करने का रीजन ये था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इनके बीच में, मतलब प्रोटॉन और फर्स्ट शेल इनके बीच में बहुत लार्ज डिस्टेंस था। याद रखना, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो बोर्स को एक थोड़ा सा डाउट था कि ये पक्का यहाँ से स्टार्ट होगा या इसके पहले से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए, एंड के स्टैंड्स फॉर सम जर्मन वर्ड, ठीक है, एक्चुअली एक जर्मन वर्ड है टू बिगिन का, ठीक है। तो टू बिगिन के लिए एक वर्ड है के पे से, तो इसलिए उन्होंने के से स्टार्ट किया था, ओके। तो चलो, अब द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, इन एन ऑर्बिट is integral multiple of h अपॉन 2 पाई। मतलब एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल, एक बीच में इंटीजर रहेगा, उसका मल्टीपल रहेगा h अपॉन 2 पाई का, ठीक है। मतलब क्या? तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला तुम लोगों को पता होगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला रहता है mvr, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम मतलब तुम लोगों को, बाय द वे, एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है वो पता है क्या? मैं मेन चीज बोल क्या, देखो, तुम लोगों ने आज तक मोमेंटम पढ़ा है, ठीक है। मोमेंटम क्या रहता है? दो टाइप का रहता है। एक रहता है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम को तुम लोग दिखाते हो पी से, एंड उसका फॉर्मूला तुम लोग बोलते हो मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो सिमिलरली दूसरा रहता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम तुम लोग दिखाते हो ओमेगा से, बट वो अभी मेरे यहाँ पे मेंशन नहीं करने वाला हूँ। जिसे तुम लोग बताते हो मास इनटू वेलोसिटी। जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मतलब ये ऐसे जाने वाला, एंगुलर मतलब जो गोल रेडियस के साथ रहेगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे MVR, ठीक है। तो मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। तो एंगुलर मोमेंटम MVR इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, ठीक है। ओके, सर्कुलर मोशन में तुम लोगों ने पढ़ा है ना ये पहले से, तो
ये एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब क्या, तो कोई एक n है, ठीक है, n की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से, बाद में इट कैन गो टिल इंफिनिटी, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ शेल्स डिनोट करता है, n इज नथिंग बट नंबर ऑफ शेल्स, और कुछ नहीं रहता। तो सिर्फ ये इक्वेशन जो है ना, सिर्फ ये इक्वेशन ना, ये जेई में पूछी थी, ठीक है, सिर्फ इक्वेशन जेई में पूछी थी, और इस इक्वेशन का हम लोग आगे भी यूज करने वाले हैं। तो इस इक्वेशन को मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये लिख दो, इट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ ऑर्बिट, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 4, इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनी energy if it revolves in above orbits, ठीक है। अगर ये ऊपर वाली कंडीशन इलेक्ट्रॉन ने फॉलो की तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। मैंने गलती से कलर चेंज कर दिया, सॉरी। बट अगर ये ऊपर वाले ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी एनर्जी रेडिएट कभी नहीं हो पाएगी, ठीक है। पॉइंट नंबर फिफ्थ, फिफ्थ पॉइंट इज, ओके, इसमें एक और पॉइंट याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे दो स्टेट रहती है, एक रहती है ग्राउंड स्टेट, ये तुम लोगों को आगे काम आएगा, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट ये वर्ड में बार बार यूज करूंगा तो इसे हम लोग बोलेंगे जीएस, ठीक है, ग्राउंड स्टेट। एंड ग्राउंड स्टेट में एन की वैल्यू हमेशा रहती है 1, फर्स्ट शेल, इसे हम लोग बोलेंगे हमेशा ग्राउंड स्टेट, जमीन पे की स्टेट, ठीक है। एंड दूसरी रहती है एक्साइटेड स्टेट, ये सुना है क्या है वर्ड, Yes, sir. एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट को हम Hybridization लोग में करते बोलेंगे, क्या? यस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो एक्साइटेड स्टेट जो रहता है वो रहता है ग्राउंड स्टेट के ऊपर वाले हायर एनर्जी में। तो सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, डॉट 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 टिल इंफिनिटी, ये हो जाएंगे एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो मुझे बताओ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एन की वैल्यू क्या होगी। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इसमें एन की वैल्यू क्या होगी। ओके, निहारिका, कोमल, करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब 1 से ऊपर, ठीक है। तो 1 से ऊपर तो 2 हो गया, सेकंड के लिए हो जाएगा थर्ड। तो अगर मैं बोल रहा हूं समझ लो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, तो तुम लोग क्या बोलोगे, इसमें तुम लोग एक ऐड करोगे तो n इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो याद रखो एक्साइटेड स्टेट फाइंड आउट करने के लिए तुम लोगों को एक ऐड करना पड़ता है और कुछ नहीं। आकाश करेक्ट है, प्रणव करेक्ट आंसर था, सॉरी प्रणय। ओके, तो ये तुम लोगों को एक पॉइंट याद रखना है सिर्फ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉस्टुलेट, अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन increases as it moves to as it moves to higher orbits, ठीक है। अब एनर्जी बढ़ती क्यों वो देखते हैं एक बार। मुझे बताओ, मेरे पास 4 अलग अलग इलेक्ट्रॉन थे, एक है के शेल में, दूसरा है एल शेल में, तीसरा है एम शेल में, और चौथा है एन शेल में, ठीक है। कहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, के शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होगा, एल में होगा, एम में होगा, या एन में होगा। कहाँ पे ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो तुहिन, कोमल, आकाश, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है। तो प्रणय करेक्ट है, ये के शेल में सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है। अब मुझे बताओ, जहां पे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, वहां पे एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी या सबसे कम होगी। सबसे कम। सबसे कम, वेरी नाइस। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट एनर्जी है। जैसी एनर्जी है तो लीस्ट एनर्जी है, एंड यहाँ पे ये लीस्ट स्टेबल है। तो मुझे बताओ स्टेबिलिटी कम होगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, तो हाईएस्ट एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी, ठीक है।
तो जैसे जैसे हम लोग हायर एनर्जी वाले शेल्स में जाएंगे या फिर हायर नंबर वाले शेल्स में जाएंगे, एनर्जी क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी, एनर्जी क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर मुझे किसी एक इलेक्ट्रॉन को के शेल से अगर मुझे किसी एक इलेक्ट्रॉन को के शेल से एल शेल में लेके जाना है, तो मैं उसको एनर्जी दूंगा या एनर्जी उसमें से रिमूव करूंगा? मैसेज करना। अगर मुझे किसी एक इलेक्ट्रॉन को के में से उठा के एल में लेके जाना है, तो मुझे उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, रिमूव करनी पड़ेगी। तो प्रणय, स्नेहा, कोमल, करेक्ट आंसर है तीनों का। तो ऐसे टाइम पे हम लोगों को इसकी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये लेस एनर्जी से हायर एनर्जी में जा रहा है। डेविड करेक्ट आंसर है। तो वी हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी, और उसी बदले तो यहाँ पे इस फर्स्ट सिनेरियो में एनर्जी इज गिवन। ठीक है, एनर्जी इज गिवन। ठीक है, अब उसी बदले अगर मुझे किसी एक इलेक्ट्रॉन को एन शेल में से एम शेल नीचे की तरफ लेके जाना है, तो हायर एनर्जी से लोअर में लेके जाते वक्त एनर्जी प्रोवाइड करूंगा या रिमूव करूंगा, एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी देनी पड़ेगी? करेक्ट, एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, ऐसे टाइम पे एनर्जी क्या होगी, ऐसे टाइम पे एनर्जी कम होगी या फिर रिलीज होगी। करेक्ट आंसर बोला था आपने कोमल, डेविड, स्नेहा, तीनों का आंसर करेक्ट था। ओके, तो यही हम लोग फिफ्थ पॉइंट में लिखने वाले हैं, और कुछ नहीं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एट इट मूव्स टू हायर ऑर्बिट्स। ठीक है, तो अगर तुम लोग 1 से 2 में जा रहे हो, 2 से 3 में जा रहे हो, तुम लोग 1 से डायरेक्ट 3 में जा सकते हो, 2 से डायरेक्ट 4 में जा रहे हो। तो अगर तुम लोग हायर एनर्जी में जा रहे हो, तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, बट अगर तुम लोग इसका उल्टा कर रहे हो, 2 से 1 में, हायर से लोअर में, 3 से 2 में, 3 से 1 में, या 4 से 2 में जा रहे हो, तो ऐसे टाइम पे एनर्जी क्या होगी, तो ऐसे टाइम पे एनर्जी इज रिलीज। ठीक है, तो ये याद रह जाएगा ना तुम लोगों को? तो यहाँ पे लिख देना, इलेक्ट्रॉन इन लोअर लाइंग ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन इन लोअर लाइंग ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल गलती से मैंने बोल दिया था, ऑर्बिट्स is more stable, is more stable। देखो 1 से तुम लोग डायरेक्ट 3 में अगर जा रहे हो, तो ये डायरेक्ट सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चला गया ना, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। 3 मतलब क्या, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चला गया, और कुछ नहीं। तो मोर स्टेबल एंड हैज लेस एनर्जी, एंड इलेक्ट्रॉन इन हायर ऑर्बिट्स is less stable and contains more energy, contains more energy। ठीक है, तो ये तुम लोगों का फिफ्थ पॉइंट है। ठीक है, लिख दो। एंड फाइनल सिक्स्थ पॉइंट। ठीक है, ओके, तो सिक्स्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, समझ लो। ये तुम लोगों के रदरफोर्ड के मॉडल को एक्सप्लेन करता है। रदरफोर्ड में हम लोगों ने क्या बोला था, कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अंदर की तरफ चला जाएगा, एंड एक पॉइंट आएगा जब वो प्रोटॉन के साथ कोलैप्स कर देगा। ठीक है, तो ये क्यों नहीं होता, ये एक्सप्लेन करने का काम सिक्स पॉइंट करेगा। अब ये सिक्स पॉइंट कैसे करता है वो देखते हैं। मैं तुम लोगों को थोड़ा ग्रेविटेशन के हेल्प से ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट है। देखो, समझ लो तुम लोग एक पहाड़ पे चढ़े। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट, और इसके तुम लोग ऊपर ऐसे टोप पे खड़े हो। ठीक है, ये तुम लोग हो, फिसल मत जाना। ठीक है, अब तुम लोगों के हाथ में एक बॉल है, इस बॉल को तुम लोगों ने फेंका, तो ये फेंकते ही ये ऐसे नीचे जाके गिर गया, मजा नहीं आया। तुम लोगों ने और जोर से फेंका, इसको थोड़ा जोर से फेंका, तो
जोर से फेंकने के बाद ये थोड़ा सा दूर जाएगा, अरे करेक्ट कि रॉन्ग? Yes, sir. बट मजा नहीं आया, और जोर से फेंका, और जोर से, ठीक है, पूरी ताकत लगा के, तो ये और थोड़ा दूर गया, बट फिर भी मजा नहीं आया। तो तुम लोगों ने एकदम जितनी भी तुम्हारे बदन में ताकत है ना, सारी निकाल दी, ठीक है, फुल, एकदम जोर से फेंका। तो अब क्या हुआ देखो, अरे वेरी नाइस। वो परपेंडिकुलर निकल नहीं जाएगा ना? नहीं वो उतना नहीं, उतनी एनर्जी नहीं चाहिए, थोड़ी सी कम एनर्जी, पहले ऑर्बिट में आ बट जाएगा सर। हाँ पहले वो ऑर्बिट में आएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये ऐसे तुम लोगों ने और जोर से फेंका, तो देखो ये ऐसे गोल गोल घूमते घूमते जा रहा है, बट इसको नीचे गिरना है, बट तुम लोगों ने इतने जोर से फेंका है, एकदम मस्त वाले एनर्जी से फेंका है कि ये नीचे गिर ही नहीं पा रहा है, ये ऐसे ही गोल घूमते जा रहा है, आता है, आ रहा है, आ रहा है, और एक पॉइंट पे आके यहाँ पे तुम लोगों को मिल गया, और तुम लोगों ने एक जरा दिमाग लगाया, तुम लोग नीचे झुक गया, ठीक है, नहीं तो तुम लोगों को लग जाएगा ना बॉल, इतने जोर से फेंका हुआ, मर वर जाओगे, गिर के तो मतलब फिसल के मर सकते हो, बट बॉल लग गया तो पक्का मरोगे, इतने जोर से फेंका हुआ। तो अरे ये रियलिटी में होता है। Yes, तो sir. Satellites इसे ही ऐसे हम ही लोग, घूमते हैं ना, I guess. हाँ सैटेलाइट हम लोग ऐसे ही घुमाते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे दो चीजें हुई, तुम लोगों ने बॉल को एनर्जी दी, ठीक है, बॉल को तुम लोगों ने एनर्जी दी, इस एनर्जी से बॉल को बाहर निकलना है, इस बाहर जाने वाले एनर्जी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, और इस बॉल को कंटिन्यूअसली नीचे से खींचने वाली एक फोर्स है, और इसे, इस बॉल को कंटिन्यूअसली नीचे से खींचने वाली फोर्स को तुम लोग क्या बोलते हो? Gravitation force. परफेक्ट, ग्रेविटेशन फोर्स। तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। अब तुम लोगों ने एक स्पेसिफिक एनर्जी से इसको फेंक दिया है, जिसके वजह से दोनों फोर्सेस हो गए बैलेंस्ड, दोनों फोर्सेस क्या हो गए? बैलेंस्ड। तो जब तुम लोग एक स्पेसिफिक एनर्जी से इसको फेंकोगे, तब जाके ग्रेविटेशन फोर्स will become equals to our centrifugal force, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मुझे ना आज तक समझ में नहीं आता वो बेचारे बॉल, मतलब वो सैटेलाइट की हालत क्या होती रहेगी, इस पे दो दो फोर्सेस अप्लाई एप्लीकेबल है, और दोनों की एनर्जी भी सेम है, बेचारा बाहर भी निकलना चाह रहा है और ग्रेविटी नीचे से खींच भी रही है, ठीक है, बट बहुत भयंकर कंडीशन है यहाँ पे इस बॉल की, क्योंकि उसको नीचे भी गिरना है और इसको बाहर भी जाना है, बट वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, समझ में आ रहा है, उसके मर्जी के खिलाफ हम लोग उसको ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, उसकी यहाँ पे मर्जी चली नहीं रही है, जस्ट लाइक द मून, करेक्ट बोल रहे हो। तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन, ठीक है। अब तुम लोग अर्थ और सैटेलाइट्स का एग्जांपल लेके इसको समझो, या एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लेके समझो, हर एक जगह पे फिजिक्स के रूल्स सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो अब मैं अर्थ को छोड़ के, ये अर्थ और माउंटेन वो सब भूल जाओ, ठीक है, और अभी हम लोग आ रहे हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, करेक्ट, ज्यादा फिजिक्स में नहीं घुसते हैं हम लोग, ग्रेविटेशन पढ़ना ही नहीं है, बट स्टिल तुम लोगों को मुझे आगे वाला जो कंसेप्ट है वो समझाने के लिए ये जरा रिक्वायर्ड था। अब देखो, नहीं तुम लोगों को ये ड्रॉ करने की जरूरत तो नहीं है, अगर तुम लोगों को करना है तो कर सकते हो, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट, यहाँ पे होता क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के केस में होता क्या है, तो देखो, ये इलेक्ट्रॉन भी वो बेचारा बॉल ही है, या फिर बेचारा वो सैटेलाइट छोटा सा, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ जाना है, अंदर की तरफ क्यों जाना है? बिकॉज इस इलेक्ट्रॉन के बीच में और प्रोटॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, जिसे हम लोग कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आता है, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल रहा हूँ, इसका फॉर्मूला क्या आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अरे याद है कि नहीं है, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम इस इलेक्ट्रॉन को जो गोल गोल घूम रहा है, गोल घूमेगा तो इसके अंदर तुम लोग में, मतलब तुम लोगों को पता है सर्कुलर मोशन में दो फोर्सेज है, एक सेंट्रीपिटल है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कौन सा हो गया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड एट द सेम टाइम इसको अपने ऑर्बिट में से ऐसे बाहर भी निकलना है, ये कौन सा फोर्स हो गया, तो ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है, mv स्क्वायर अपॉन आर। अब
बेचारा इलेक्ट्रॉन ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में फंसा है जहां पे ये दोनों फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इक्वल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इक्वल है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इक्वल है। इसी के वजह से ये बाहर भी नहीं जा पाता और अंदर भी नहीं जा पाता, ये जहां पे फंसा है वहां पे ही फंसा पड़ेगा। मेरी भावनाएं पहुंच गई, ये समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, तो So, चलो बोलो। सर यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लाइक नाम ही इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, राइट? यप, इसका नाम ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ओके सर। यप, तो इलेक्ट्रॉन विल मूव इन, सॉरी रिवॉल्व लिखो, revolve in any of the circular orbits until forces acting, ये सिक्स्थ postulate है, forces acting towards the center, that is electrostatic force of attraction and centrifugal force of attraction, sorry force of attraction बोल रहा हूँ, forces are equal. Why electron wants to goes out, go out? अरे ये नेचर में एग्जिस्ट ही करता है ना, जो चीज रिवॉल्व कर रही है तो उनके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगा ही रहता है। तुम लोगों ने वो एग्जांपल भी सुना होगा कि अगर तुम लोग रस्सी को पत्थर लगा दो और तुम लोग गोल गोल घूमना स्टार्ट करो और तुमने रस्सी छोड़ दी तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर जाना ही चाह रहा है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली वो मेरी गो राउंड में घूम रहा है, गोल 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 घूमे जा रहे हैं। जिस पॉइंट पे तुम लोगों ने इनके बीच का अट्रैक्शन ब्रेक कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे झुप करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो टेंजेंशियल निकलेगा। टेंजेंशियल फोर्स, करेक्ट। तो ये नेचर में एग्जिस्ट करता ही है, जहां पे भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन दिखा रही है इट विल हैव अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई तुम लोगों की सेकंड इक्वेशन। इसको जेई में कभी पूछा नहीं गया, बट बोर्ड के पॉस्टुलेट्स में ये सेकंड इक्वेशन है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोगों के पास टोटल 6 पॉस्टुलेट्स है। ठीक है, 6 में से तुम लोगों के बुक में 4 ही दिए रहते हैं, मैं इनको ऐसे सेपरेट करके पढ़ाता हूँ, मतलब अलग अलग 2 पॉस्टुलेट्स को मैंने ब्रेक कर दिया इसलिए 6 हो गए हैं। ठीक है, और कुछ नहीं, तो तुम लोगों को टेक्स्ट बुक में 4 ही दिखेंगे एंड फिजिक्स में 3 ही दिखते हैं। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखते हैं इक्वेशंस जनरेटेड, इक्वेशंस ऑब्टेंड। ठीक है, हम लोगों को कौन सी इक्वेशन मिली? सबसे पहले मिली एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ठीक है, एम वी आर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, मतलब एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरी इक्वेशन क्या मिली? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो विच इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये मिली सेकेंड इक्वेशन बोर्स के पॉस्टुलेट में से। ठीक है, तो तुम लोगों को 2 इक्वेशंस मिली है। अब इन 2 इक्वेशंस को यूज करके हम लोग बाकी जो हम लोगों को डेटा रिक्वायर्ड है वो ये करने वाले। ठीक है, बाहर निकालने वाले। तो चलो लिख दो ये पॉइंट्स। किसी के पॉस्टुलेट्स लिखना बाकी है क्या कोई? ओके, तो एक मेजर इंपॉर्टेंट मेजर चीज याद रखना। ठीक है, नहीं कोमल, हम लोगों को कट नहीं करना है। यहाँ पे बोर्स के थियरी का एक लिमिटेशन है। ठीक है, वो याद रखना है। बोर्स के थियरी में एक से ज्यादा लिमिटेशंस है, बट हम लोगों को ये फर्स्ट वाला ज्यादा याद रखना है। तो इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली। याद रखो, बोर्स की थियरी ये एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल है।
अगर तुम लोग इसको एक से ज्यादा सिस्टम के लिए एप्लीकेबल करोगे, अप्लाई करने की कोशिश करोगे, तो ये एप्लीकेबल नहीं रहती। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ऐसी चीजें जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक तो आया हाइड्रोजन। अब मुझे बताओ हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो हीलियम के अंदर रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। उसमें से अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो हीलियम के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो He+, करेक्ट बोल रहे हो तुम। अब सिमिलरली लिथियम, लिथियम के अंदर रहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। 3 में से मैं अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा लिथियम +2। एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। सिमिलरली बेरिलियम विथ +3 चार्ज, 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, +3 चार्ज मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो एक बच गया, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि ये He+, Li+2, लिथियम +3, मैक्स टू मैक्स बेरिलियम सॉरी बोरॉन +4 यहाँ तक ही जाएगा, इसके आगे तक ये कभी लेके जाते नहीं है, ठीक है। तो ये लिख दो। वन एफ मैंने लिखा कहाँ पे है? ये इट्स नॉट अ 30 ना। हाउ डिड फर्स्ट इक्वेशन केम? ये एक्चुअली तुम लोगों को एज अ पॉस्टुलेट बोर्स ने पहले से देके रखा है, मतलब ये हम लोगों को पहले से देके रखा ही है और कुछ नहीं। यस, Li+2 इज पॉसिबल, इट इज जस्ट अ पॉसिबल पॉस्टुलेट। ये हम लोगों ने बहुत टाइम बाद क्वांटम थियोरी को यूज करके प्रूव किया, इसका प्रूफ है, बट बाय यूजिंग क्वांटम थियोरी विच इज नॉट इन आवर सिलेबस, ठीक है। ये हम लोगों को पहले बोर्स ने जस्ट एक पॉस्टुलेट करके दे दिया था कि ये है और कुछ नहीं वैसे। ओके, तो चलो अब हम लोग देखने वाले हैं रेडियस, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, ठीक है। तो बोर्स थियरी में ये कंटिन्यूएशन है, रेडियस ऑफ एन एटम, रेडियस ऑफ एन एटम। ओके, तो देखो तुम लोगों के पास 2 फॉर्मूलाज है, एक है mvr=nh/2 पाई एंड दूसरा है mv²/r=k q1 q2/r², ठीक है। तो ये 2 इक्वेशंस यूज करके तुम लोगों को r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, mvr=nh/2 पाई, nh/2 पाई, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हम लोग वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? nh/2 पाई, ठीक है। हम लोगों की दूसरी इक्वेशन क्या थी? mv²/r=k q1 q2/r²। अब वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m एन एच, ओके मैंने यहाँ पे एम आर लिखना भूल गया ना, तो एम आर, ओके, nh/2 पाई एम आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल्स टू के q1 q2/r², ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, m n² h² अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर, m का स्क्वायर आर का स्क्वायर इनटू ये नीचे वाला आर यहाँ पे आ गया इज इक्वल्स टू के q1 q2/r², ओके। मैंने एक यहाँ पे छोटी सी गलती कर दी है, गलती नहीं बोल सकते इसको, मैं Q1 और Q2 की वैल्यूज पुट करना ही भूल गया, ठीक है। तो Q1 और Q2 की वैल्यूज क्या रहती है मुझे बताओ। यहाँ पे Q1 और Q2 क्या है? यहाँ पे Q1 और Q2 क्या है? तो ये चार्ज है, एंड चार्ज किसका? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या रहता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना रहता है? या फिर हम लोग इसको कैसे दिखाते हैं? तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हम लोग दिखाते हैं ई से, खत्म, इतना ही दिखा देते हैं, ठीक है। एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन हम लोग कैसे दिखाएंगे? समझ लो मेरे प्रोटॉन के ऊपर +2 का चार्ज है, ठीक है। तो प्रोटॉन के ऊपर भी सेम चार्ज रहता है, ये सबको पता होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोनों का सेम चार्ज है, ठीक है। तो प्रोटॉन के ऊपर भी ई है,
चार्ज, बट कितने बार, तो इट डिपेंड्स ऑन देयर एटॉमिक नंबर, तो ये हो जाएगा Ze। तो इन वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो याद रखो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रहता है E एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन रहता है Ze। ठीक है, तो ये हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन Q1 और चार्ज ऑन प्रोटॉन हो गया Q2। ठीक है, एग्जैक्ट E की वैल्यू रहती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, करेक्ट बोल रहे हो स्नेहा। तो हम लोगों के पास Q1 की वैल्यू है E एंड Q2 चार्ज ऑन प्रोटॉन की वैल्यू है Ze। ठीक है, तो अगर ये वैल्यूज में यहाँ पे पुट करूंगा तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या हो जाएगा, K Z E इंटू ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, K Z E स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? ये समझ में आया Q1 और Q2 की वैल्यूज कैसे आई? तो Yes, sir. यही वैल्यूज तुम लोगों को यहाँ पे नीचे अभी सब्स्टिट्यूट करनी है। तो जो मुझे पहले ही करना चाहिए था बट वो दिमाग से ही उड़ गया मेरे, mn स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इंटू r इज इक्वल टू k z e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ये r स्क्वायर और ये r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तुम लोगों को रेडियस ही फाइंड आउट करनी है ना, तो रेडियस दूसरी तरफ लेके जाओ, k z e स्क्वायर नीचे लेके आ जाओ। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? आई गेस ये m और ये m स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या यहाँ पे? बाकी सारी चीजें वैसे के वैसे रह जाएगी। तो r, ये जो r बचा हुआ है उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो व्हाट आई विल गेट, n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर k z, ओके एक m बच गया ना, 4 पाई स्क्वायर m k z। देखो यही इक्वेशन आ रही है क्या? अब ये इक्वेशन तुम लोगों को याद Sir, रखनी E है क्या? square. अच्छा, ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन तुम लोगों को याद रखनी है क्या? बिल्कुल नहीं। ये इक्वेशन मुझे भी याद रहती है कि कभी, बिल्कुल नहीं, हम लोगों को याद रखनी ही नहीं है। अब इस इक्वेशन में अगर तुम लोग देखोगे तो सारी वैल्यूज, एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, एच की वैल्यू क्या रहती है बताओ? तो एच की वैल्यू रहती है प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एम क्या है बताओ? एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये भी कांस्टेंट है। अब मुझे बताओ ई स्क्वायर मतलब क्या? तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, दोनों में से कोई भी एक। और मुझे बताओ ये भी कांस्टेंट है क्या? नहीं है, तो ये भी कांस्टेंट है। तो ये सारी चीजें एक एक करके सब कुछ कांस्टेंट है। तो वेरिएबल क्या है? ठीक है, तो और हाँ फाइनली जेड, जेड क्या है? तो जेड इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी चीजें कांस्टेंट नहीं है फिर? हाँ, एंड के भी एक कांस्टेंट ही है। ठीक है, एंड याद रखो के की वैल्यू रहती है 1 इन सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो सीजीएस में ही हम लोग कैलकुलेशन करने वाले, तो के की वैल्यू 1 रहती है। ओके, अब मुझे बताओ इस पूरे इक्वेशन में फिर जो हम लोगों ने रेडियस के लिए इक्वेशन डिराइव की, इसमें वेरिएबल पार्ट कौन सा है? वेरिएबल पार्ट जो तुम लोगों को अभी N याद and रखना है, Z. एन एंड जेड, परफेक्ट। एन और जेड जो है वो चेंज होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट हो सकता है, सेकंड ऑर्बिट हो सकता है। ठीक है, जेड एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का 1 होगा, हीलियम का 2 होगा, लिथियम का 3 होगा, बेरिलियम का 4 होगा, तो बोरॉन का 5 होगा। तो जेड भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो एन स्क्वायर और जेड ये वेरिएबल है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। तो जब मैं कांस्टेंट की वैल्यूज पुट करता हूं तो मुझे इक्वेशन मिलती है आर इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और ये वैल्यू तुम लोगों को सिर्फ याद रखनी है, ये फॉर्मूला तुम लोगों को अप्लाई करना है। बाकी वो ऊपर वाला फॉर्मूला भूल जाओ, वो पूछने के चांसेस ना के बराबर है। अगर पूछ दिया तो तुम लोगों को दो इक्वेशंस को इक्वेट करना है और तुम लोगों को डायरेक्ट मिल जाएगा, तो वो बाय हार्ट करने की कभी जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम लोगों को याद रखना है, जरा लिखो इसको, फिर इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ज्यादा नहीं, एक आध दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल स्टॉप। ठीक है, हेवी हो गया होगा तुम लोगों को, एंड प्लीज रिवाइज करके आया करो। एंड
बहुत सारे स्टूडेंट्स आज स्टार्टिंग में तो बहुत लोग थे, बट अभी बहुत कम बच गए, जो हमेशा वाले वही बचे रहेंगे अभी। तो जो कोई नया बैठने वाला रहेगा तो रिवीजन करके ही आना। ओके, तो याद रखो, तुम लोगों को सिर्फ दो इक्वेशन से मतलब है, ठीक है? ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तुम लोगों को ये डेरिवेशन कोई नहीं पूछने वाला है। इवन एंट्रेंस में भी इस डेरिवेशन का कुछ यूज नहीं है, एंड ये फॉर्मूला भी यूज नहीं करना है, नो यूज, ठीक है? तुम लोगों को याद क्या रखना है, तो ये तुम लोगों को इसका सारांश, ठीक है, वो याद रखना है, ये वाला पार्ट, बस, नथिंग एल्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इन ए के शेल, बी एल शेल, सी एम शेल, एंड डी एन शेल। ये तुम लोगों को ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे देंगे और कुछ नहीं। तो के शेल में एन की वैल्यू रहती है 1, एल में रहती है 2, एम में रहती है 3, एंड एन में रहती है 4, ठीक है? तो डायरेक्ट कर पाओगे तुम लोग खुद? Yes, sir. एच, तो कर दो जरा ये। एच के लिए जेड की वैल्यू रहती है 1, ठीक है? जेड इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर, तो ये मत भूलना। अब तुम लोगों को आगे वाले फॉर्मूलाज बहुत इजी लगेंगे, इतना कुछ नहीं है इसमें। करो ये। यूनिट इज इन एंगस्ट्रॉम, ये मत भूलना। कोई आंसर मेरा गलत चला गया होगा तो जरा रेक्टिफाई कर देना उसको, मल्टीप्लिकेशन अगर रॉन्ग हुआ होगा तो। देखो ये आंसर आए सबको, ऐसे वाले ही? Yes, sir. ओके, तो तुम लोगों को सिर्फ ये एक सिंगल फॉर्मूला यूज करना है, वो सिंगल फॉर्मूला यूज करके तुम लोगों को डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे, ठीक है? तो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे होमवर्क, बाद में तुम लोगों को होमवर्क में सबमिट करने के लिए बोल दूंगा, ठीक है? ऑनलाइन आ जाएगा तुम लोगों को क्लासरूम पे होमवर्क। ओके, 4-7 होना चाहिए क्या यहाँ पे? 4-7, ठीक। 4-7-6-1, find the ratio of radius of atom or Li+2 in second excited state and Be+3 in fourth excited state। सॉरी, फोर्थ मत लिखना, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है? चलो करो ये, देखते हैं कौन कर पाता है। इसका आंसर निकाल के दिखाओ। तुम लोगों को Li+3
सॉरी +2 और B+3 इन दोनों का मैंने Z पहले से लिख के दिया है. इट इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर. यस कोमल करेक्ट बोल रहे हो. तो तुम लोगों को क्या फाइंड आउट करने बोला है मैंने? रेडियस ऑफ Li+3 Li+2 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ Be+3 इनका रेशियो निकालने बोला है. ठीक है, तो करो. वेरी नाइस टू करेक्ट आंसर है. गुड. तो n² ऑन Z. ठीक है, ये लिथियम के लिए Li+2 and Li+2 the whole thing divided by 0.529 into n² by Z. ये है तुम लोगों का बेरिलियम के लिए B+3 and B+. ओके, अब ये कॉमन है कि ये पहला वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट था. तो तुम लोगों के पास इक्वेशन क्या बचेगी? n² Li डिवाइडेड बाय n² Be+3+2 ये मत भूलना into Z of Li+2 into Z of Be+3. तो ये ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूला इस चैप्टर में तुम लोगों को बहुत सारे मिलेंगे. तो ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूला तुम लोगों को चाहिए तो बना के रखो, नहीं तो डायरेक्ट तुम लोग अप्लाई कर भी सकते हो. अब मुझे बताओ लिथियम के लिए n की वैल्यू कितनी ली? Li+2 के n की वैल्यू कितनी ली? लिथियम के लिए n की वैल्यू कितनी ली? तो इनकरेक्ट आंसर है. देखो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है. सेकेंड एक्साइटेशन मतलब क्या? तो 1 + 2 और उसका आंसर हो जाएगा 3. मैंने तुम लोगों को ऊपर ही लिख के दिया था. सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट मतलब क्या? तो 2 बार जंप होगी. तो फर्स्ट में से सेकंड में गया, सेकंड में से थर्ड में गया. एंड यहाँ पे थर्ड एक्साइटेशन स्टेट तो n of Be+3 थर्ड एक्साइटेशन स्टेट मतलब उसने 3 बार जंप की. तो फर्स्ट में से सेकंड, सेकंड में से थर्ड, थर्ड में से फोर्थ. तो ये हो गया 4. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? तो n² ऑफ लिथियम, n² ऑफ लिथियम मतलब 3 का स्क्वायर. ठीक है, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n² ऑफ बेरिलियम मतलब 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय Z ऑफ लिथियम विच इज 3 मल्टीप्लाइड बाय Z ऑफ बेरिलियम विच इज 4. तो 4 और 4 कैंसिल आउट हो गए, 3 और 3 कैंसिल आउट हो गए एंड तुम लोगों का आंसर आया 3/4. ठीक है, तो दिस इज रेडियस ऑफ लिथियम एंड रेडियस ऑफ बेरिलियम का रेशियो. याद रखो तुम लोगों को रेडियस के ऊपर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं फालतू फालतू. मैं होमवर्क अपडेट कर दूंगा ऑनलाइन, तो वो चेक कर लेना और सॉल्व कर देना. चलो, कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हो कभी भी. टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू. Bye, sir. Thank you, sir. यप, बाय बाय.